जी अस्सलाम वालेकुम। शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम आईफोन खराब है। तौसीई लेक्चर और मुज़ाकरा बउनवान मुस्तबा हुसैन तंज़ो मज़ाह का अजीम फनकार पे आप सबका खैर मकदम है। मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ जितने शुरका इसमें शरीक हुए, है ना। सबसे पहले मैं अब इस तौसीई लेक्चर के को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले इजलास की सदारत के लिए प्रोफेसर सैयद फजलुल्लाह मुकर्रम साहब सदर शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इजलास की सदारत फरमाए। इसके अलावा मेहमान खुसूसी जो इस तौसीई लेक्चर के होंगे प्रोफेसर नजीमुद्दीन फरीद साहब जो सदर शोबे उर्दू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, वो मेहमान खुसूसी होंगे। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो मेहमान खुसूसी की जिम्मेदारी संभालें। ये तौसीई लेक्चर जो मुस्तबा हुसैन साहब के ऊपर रखा गया है, इसके लिए हमने जिस शख्सियत का इंतखाब किया है वो शख्सियत अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है ना। डॉक्टर तकी आबदी साहब जो कनाडा से हैं, वो मुमताज़ मुहक्किक, नक्काद और अदीब और शायर हैं। और आने से पहले मैं थोड़ा सा मुस्तबा हुसैन साहब के बारे में, वैसे तो वो गुफ्तगू करेंगे, उनके फिक्र फन पर तफसील से इजहार ख्याल फरमाएंगे, लेकिन दरअसल ये मुस्तबा हुसैन साहब के लिए पहले हमने शोबे के जानिब से ये सोचा था कि मुस्तबा हुसैन साहब पर एक वेबिनार रखा जाए, क्योंकि वो हो नहीं सका इसलिए तौसीई लेक्चर रखा गया है। लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा कभी भी हम इस पर एक वेबिनार जरूर रखेंगे, मुनक़िद करेंगे, है ना। ये तौसीई लेक्चर मुस्तबा हुसैन साहब के लिए एक खराज अक़ीदत भी होगा, है ना। दरअसल मुस्तबा हुसैन एक अजीम फनकार थे, इस सदी के बहुत बड़े तंज़ो मज़ाह निगार थे, है ना, जिस हम सब वाकिफ हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका शुमार उर्दू के अजीम तंज़ो मज़ाह निगार में होता है ना। उनके जाने के बाद, उनके इंतकाल के बाद जिस तरह से उर्दू में, खास तौर से उर्दू तंज़ो मज़ाह निगारी में जो खला पैदा हुआ, उसका पुर होना जो है उसका पुर होना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए ये जो है तौसीई लेक्चर का एहतमाम किया गया है। और मुस्तबा हुसैन साहब हमारे शोबे के लिए ये एक बड़ी सादत की बात थी है कि जो है मुस्तबा हुसैन साहब जो है हमारे यहाँ विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे 2 साल, है ना। और वो इस शोबे को जो है बहुत कुछ अपनी खिदमात भी अंजाम दी, बहुत सारे जो है हमारे उनसे मुलाकात रही। बहरहाल हम आगे बढ़ते हुए इसको आगे बढ़ाते हुए मैं अब इस तौसीई लेक्चर के जानिब बढ़ते हैं। जो जिस शख्सियत के जानिब से ये तौसीई लेक्चर दिया जा रहा है वो भी जो है मुताज तारुफ नहीं है ना। डॉक्टर तकी आबदी साहब वो हमारे शोबे में कई मरतबा तशरीफ ला चुके हैं और लेक्चर भी दे चुके हैं, हम उनसे जो है इस्तेफादा भी कर चुके हैं। आप जानते हैं कि बहुत बड़े आपको अजीज मुमताज़ मुहक्किक भी हैं, अदीब भी हैं, शायर भी हैं और तकरीबन 100 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ भी हैं। आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उर्दू अदब के लिए जो आपकी खिदमात है ना, किस तरह से आपने मुख्तलिफ गोशों पर आपने किताबें लिखी हैं। ख़ास तौर से मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपकी नज़र उर्दू शायरी पर बहुत गहरी है। आप इकबाल, गालिब और बिननीस और फैज पर जो है खासतौर से आवाज ही नहीं आ रही है आपकी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है डॉक्टर। इसी वजह से हम चाह रहे थे कि पहले इसको एडजस्ट करें, आवाज नहीं आ रही है। बहरहाल अब जैसा भी हो, आपके जो है लास्ट मिनट कुछ कर नहीं सकते, कोई मसला नहीं। आपके जो है डॉक्टर साहब से कहें कि जो है आवाज बिल्कुल तकरीबन आपके जो है खत्म पर है। तो इस वक्त मैं ऐसा करता हूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपना तौसीई लेक्चर शुरू करता हूँ। हाँ, बस वही बोलने वाले हैं, वही आवाज कर रहे हैं। अच्छा, मुझे इशारा कर दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ। जी। मैं जो है आपको जो है
तकिया आबदी साहब से दरख्वास्त करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपना तौसीही लेक्चर से नवाजें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुरू कीजिए। मौजूद सामीन, सबसे पहले तो मैं हमारे दिल अजीज प्रोफेसर फजलुल्लाह मुकर्रम साहब का मशकूर हूँ, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी उर्दू डिपार्टमेंट के इस वक्त सदनशीन हैं। और अभी आपने, मैं पूरी तरीके से सुन नहीं सका प्रोफेसर काशिफ साहब को, लेकिन मोहब्बतें हमारे दोस्तों की, जिसमें प्रोफेसर फारूकी और इत्तेफाक से कुछ मिनट पहले मैं मुश्तबा हुसैन साहब की साहबजादी से बातचीत कर रहा था। मुझे मालूम है कि प्रोफेसर नसीम फरीस भी ज्वाइन होंगे। तमाम नाजरीन और तमाम सामीन, इतवार का दिन और ये आपकी फुर्सत के दिन हम एक बड़े अहम मौजू पर, मुश्तबा हुसैन साहब तंज़ो मिज़ाह के जो अजीम फनकार हैं, ये जरूरी है उर्दू अदब के लिए भी और एक सेहतमंद समाज के लिए भी, कि जो लोग अदब और समाज और जिंदगी की गुफ्तगू करते हैं, उन पर हम भी गुफ्तगू करते रहें। मुश्तबा हुसैन को मरहूम कहते हुए इस वजह से दिल दुख रहा है कि इस मोहसिन के साथ हमने बहुत अच्छे लम्हात गुजारे। 1936 में कुछ थोड़ा सा, ताकि आमी और आलिम, वाकिफ और नावाकिफ सब मुतारिफ हो सकें, मैं बात करूंगा कुछ मिनट, क्योंकि शख्सियत फन से जुड़ी होती है और इसमें चोली और दामन का साथ होता है। 1936 में गुलबर्गा में पैदा हुए और 28 में हैदराबाद में 83-84 साल जिंदगी कर कर यहाँ पर दफन हुए। वालिदे मरहूम उनके अहमद हुसैन साहब तहसीलदारी गुलबर्गा में काम करते थे और मुश्तबा हुसैन उन 10 औलाद में 9 भाई और 1 बहन। मैं जातन 3 भाइयों से मुतारिफ हूं। एक बड़े भाई जो महबूब हुसैन जिगर, जो सियासत दक्कन में जॉइंट एडिटर थे, और एक छोटे भाई उनके यूसुफ हुसैन से मेरी कोई 28 साल पहले मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई थी और मुश्तबा हुसैन साहब से तो मुसलसिल मेरी मुलाकातें रही। आप जानते हैं कि इब्राहिम जलील साहब 1948 में चले गए थे पाकिस्तान और वहां पर उन्होंने मुदीरियत, और वो बड़े कराची के मशहूर एडिटरों में से और मसावात के मुदीर भी थे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात ये है कि इस तरीके से मुश्तबा हुसैन साहब ने, अगरचे के गुलबर्गे से 1951 में मैट्रिक किया, फिर उसके बाद से एफए, और फिर 1956 में यहीं उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन बीए किया। तो जब अपना शुगल को स्टार्ट किया है, शुरू किया है, क्योंकि उनके बड़े भाई उस वक्त सियासत दक्कन में थे, तो एज ए जर्नलिस्ट मुश्तबा हुसैन साहब ने अपना काम शुरू किया सियासत दक्कन से।
और इनके जो कालम सियासी थे उस जमाने में वो भी बड़े मकबूल थे। लेकिन इत्तेफाक यह हुआ कि जो मशहूर जो कालम था शीशा व तीशा, जो शाहिद सिद्दीकी लिखते थे, जो मिज़ाह व तंज का कालम था, उनका इंतकाल होते ही ये बड़ी जिम्मेदारी जिगर ने, महबूब हुसैन जिगर ने, बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को दी। और ये एक फर्जी नाम कोहकन के नाम से, अपने फर्जी नाम से उन्होंने कोह पैमा के नाम से इन्होंने ये कालम निगारी सियासत में शुरू की। तो मुश्तबा हुसैन एक जर्नलिस्ट हैं, एक मिजाहिया कालम निगार हैं, और फिर आगे बढ़कर उन्होंने मिजाहिया मज़ामीन लिखने शुरू किए। फिर तकरीबन 200 के करीब खाके लिखे और सफरनामे लिखे। अब हम हर एक पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वो कालम हो या मजमून हो या खाका हो या सफरनामा हो, हर एक में इनकी तहरीर में एक तहर्रुक था, एक ताजगी थी, एक बेबाकी थी, जिसने, वैसे तो लिखने वाले बहुत थे, जिसने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया कि एक ऐसा शख्स है जिसके पास फक्कड़पन नहीं है, जिसके पास आपके जो है सोखियानापन नहीं है, जिसके पास बाजारी आपके समाज नहीं है, जिसके पास अदबी शूखी है, जिसको अल्फाज के दरोबस से खेलना और उसको खोलना आता है, वो अल्फाज से नई नई चीजें पैदा करता है। आप देख रहे हैं कि इसी वजह से इनके बास जो तखालीक हैं, जिसका मैं जिक्र करूंगा, शाहकार हुई लोग। तो जिस तरह से मुश्तबा हुसैन साहब की शिनाख्त हैदराबाद से हुई, जैसे शौकत थानवी की शिनाख्त लखनऊ से, जैसे शहाब की शिनाख्त आप जानते हैं दिल्ली से, जैसे रशीद अहमद सिद्दीकी की शिनाख्त लखनऊ से, अलीगढ़ से, जैसे यूसुफी साहब की शिनाख्त लंदन से और इब्ने इंशा की कराची वगैरह से, हैदराबाद से इनकी शिनाख्त जुड़ गई। और आप देखते हैं कि जब मजमून लिखा, और मैंने जैसा अभी अर्ज किया, मैं गुफ्तगू में उनकी शख्सियत को लाता रहूंगा। इन्होंने तकरीबन तमाम अहम ममालिक जहां पर उर्दू बस्तियां थीं और जहां पर उर्दू बस्तियां नहीं भी थीं, उनके सफर किए। और जब सफर किए तो सफरनामे लिखे, और सफरनामे लिखे तो वहां के हालात और वहां के सफरनामों में पहली मर्तबा उर्दू अदब ने देखा कि सफरनामे में तंज किस तरीके से डाला जाता है। अब आप जानते हैं कि देखिए, एक सफरनामा उन्होंने, आपके क्या कहते हैं, जापान चलो जापान चलो, उससे पहले, उसके बाद लिखा सफर लख्त लख्त, जहां पर वो लंदन, अमेरिका और कनाडा आए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, सफरनामे में ये चीज नहीं होती थी जिसको मुश्तबा हुसैन साहब ने अपने सफरनामों में लिखते हैं। हमें लंदन की उन तारीखी इमारतों को देखने की तमन्ना है जहां बैठकर अंग्रेजों ने अपनी तारीख तो बनाई मगर दूसरों का जोग्राफिया बिगाड़ दिया। अब कितना लुत्फ है इस जुमले में, तारीख और जोग्राफिया, कि अपनी तारीख तो बनाई लेकिन दूसरों का जोग्राफिया बिगाड़ दिया। अब वहां पर जाकर जब लोगों को मालूम हुआ लंदन में कि मुश्तबा हुसैन आए हुए हैं,
تو لوگوں نے مشاعرے، تو وہاں پر آپ کو معلوم ہے میں 40 سال سے باہر ہوں، ہماری سب سے اہم چیز مشاعرہ ہے، جب کبھی 5-6 جمع ہو جاتے ایک مشاعرہ ہو جاتا۔ اب سنیے کس طریقے سے وہاں کے شاعروں کے لیے، برطانیہ کے شاعروں کے لیے کہہ رہے ہیں اردو کے، برطانیہ کے اردو شاعر ہمارے شاعروں کی طرح ہمہ وقتی شاعر نہیں، بلکہ ہفتے کے 5 دن سچ مچ کام کرتے ہیں، البتہ جمعے کی شام سے اتوار کی رات تک عرض کیا ہے، اور ذرہ نوازی کا شکریہ وغیرہ میں لگے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں خدا نہ خواستہ کسی شاعر کا، کیا لفظ اسی کو کہتے ہیں، طنز اسی کو کہتے ہیں، مزاح اسی کو کہتے ہیں کہ لفظ میں آپ کے جو ہے وہ چیزیں بھرتی جائیں کہ انسان جو ہے مسکرانے لگے۔ ہمارے یہاں خدا نہ خواستہ کسی شاعر کا کلام اچھا ہو تو مشاعرے میں شرکت کے لیے رکشے کا کرایہ مانگ لیتا ہے۔ برطانیہ کا اردو شاعر رکشے کا کرایہ نہیں مانگتا، بلکہ اپنی موٹر میں جاتا ہے، چاہے اس کا کلام اچھا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کیا خوبصورت طریقے سے برطانیہ کے اس ابتدائی دور کے جو اردو کی نئی بستیوں کے شعراء ہیں ان کا نقشہ کھینچا ہے، میں داد دیتا ہوں۔ اور سنیے، برطانیہ کے اردو شاعر اور ادیبوں کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوئی کہ برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں رہنے کے باوجود انہوں نے اپنے اندر حسد، رقابت، غیبت اور معاصرانہ چشمک جیسے ضروری جذبوں کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ یوں بھی ان ضروری جذبوں کے بغیر اردو تہذیب کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سفر نامہ لکھا جا رہا ہے، سفر لخت لخ لکھا جا رہا ہے، معاشرے کی برائیوں کو محفل شعر اور دانش کے سچائیوں کو لوگوں تک بے باکانہ پیش کر رہا ہے مجتبیٰ حسین۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہیترو ایئرپورٹ پر آپ کو جو ہے اردو بھی نظر آتی ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہماری زبان ایسی ہے، مگر اس کے بارے میں مجتبیٰ حسین کیا کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہیترو ایئرپورٹ پر اردو میں بھی مسافرین کے لیے ہدایات نظر آئیں کہ ایئرپورٹ کو صاف ستھرا رکھیے، یعنی سگریٹ کے ٹکڑے نہ پھینکو، مونگ پھلی کے چھلکے نہ بکھراؤ، براہ کرم اپنا تھوک اپنے منہ میں ہی رکھو، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح صفائی کے تعلق سے اردو والوں کی شہرہ آفاق عادت اس طرح صفائی کے تعلق سے اردو والوں کی شہرہ آفاق عادات و اطوار کو دنیا والوں پر اجاگر کرنا تھا، ورنہ کیا وجہ ہے کہ اس غیر ضروری ہدایت کو چھوڑ کر بقیہ ساری ضروری ہدایتیں اردو ہی میں درج نہیں تھی۔ یہ ہے ایک عمدہ فطری تخلیق کار جو تہذیب کے دائرے میں اور سماج کی برائیوں کو بتاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سفر نامہ ہو تو سفر نامہ سفر بھی ہے کیونکہ پورے آپ کے عمارتوں کا ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ گفتگو بھی ہے کہ اس میں آپ کو کیا مل رہا ہے۔ لفظوں سے کھیلنا بہت ہی ہمیشہ مجتبیٰ حسین صاحب کی عادت تھی۔ یہ اور چیز ہے کہ ہم نے ان بڑے لوگوں کے ساتھ وقت تو گزارا، لیکن ان کے وہ چٹکلے، ان کے وہ ملفوظات، اس کو ہم نے ریکارڈ نہیں کیا۔ میں اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ یہی حیدرآباد میں میری فیض فہمی کی میں سمجھتا ہوں رسم رونمائی تھی، اور مجتبیٰ حسین صاحب تشریف لائے تھے، ہمارے شجاعت علی راشد صاحب نے ان کو مدعو کیا تھا۔ تو ابھی فنکشن شروع ہونے میں کچھ دیر تھی، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہاں پر کولمبیا میں ایک پروفیسر ہے پرٹچک، وہ سوچ رہی ہے کہ اگر غالب کی غزلوں پر ہم آراب لگائیں تو معنی اور ابہام میں اور ایہام میں اور صنائع میں کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا، یہ سن رہے تھے۔ اس کے بعد سے مجتبیٰ بھائی نے مجھ سے کہا اچھا
تقی عابدی یہ بتائیں کیا ہم کو اردو کے الفاظ پر اعراب لگانا چاہیے؟ اب یہ غیر بات ہو رہی ہے آپ کی، تو میں نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے، آپ کے مصروں سے ہم پڑھ سکتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ لیکن بعض الفاظ جیسے دور اور دور ہوں، جیسے ملک یا ملک ہوں، ایسے الفاظ پر اگر مصرع مدد نہیں کر رہا تو لگا سکتے ہیں۔ سن لیے، جب تقریر کا موقع آیا، وہ ویڈیو ہوگا، تو کہتے ہیں ابھی میں نے آپ کے تقی سے پوچھا عابدی سے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بعض ایسے الفاظ پہ لگا دیا جائے جس سے جو ہے معنی بدل سکتے ہیں۔ ابھی تک میری تو یہ مشکل حل ہو گئی، تو اب میں انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ نہیں پڑھوں گا، انیس دم کا نہیں، تو اب آپ دیکھیے وہ انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے، یہ باتوں میں بات، یہ کوئی توڑ کر جوڑ کر موڑ کر چھوڑ کر، یہ ادبیات کا وہی شخص کر سکتا ہے جو تخلیق جانتا ہے۔ یہ جو غالب کا مشہور مصرع ہے، ہم غالب کے طرفدار نہیں، ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں۔ مجتبیٰ حسین صاحب نے ایک مضمون مزاحیہ لکھا، ہم طرفدار ہیں غالب کے، سخن فہم نہیں۔ دیکھیے بدل دیا، اب خود اس عنوان میں بہت ہی مزاح ہے۔ کہتے ہیں ایک صاحب سے پوچھا گیا قبلہ ضروریات زندگی میں کون کون سی اشیاء شامل ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا کھانا، کپڑا، مکان، غالب اور دیوان غالب۔ صاف ظاہر ہے یہ صاحب غالب کے طرفدار تھے، اور اس حد تک طرفدار تھے کہ خود غالب کی ذات سے دیوان غالب کو جدا کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا ان صاحب نے غالب سے اپنی طرفداری جتانے کے لیے کلیات میر پر بھی دیوان غالب کا ٹائٹل چڑھا رکھا، اور محض ٹائٹل کے دھوکے میں میر کے کلام کو غالب کا کلام سمجھتے ہیں، اور اس سلسلے میں خط کلام کرنے کو کوئی موقع عنایت نہیں کرتے، کیونکہ ان صاحب کی نظر میں اردو شاعری میں صرف ایک ہی شاعر پیدا کیا، وہ ہے غالب۔ ان سے ایک بار پوچھا گیا کہ جناب والا اردو کے 3 بڑے شعراء کے نام تو بتائیے۔ موصوف نے کہا غالب، مرزا غالب اور مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اس پر ہم نے فرض کرتے ہوئے آگے ان کی دال نہ گلے گی پوچھا اب لگے ہاتھوں 4 بڑے شاعر کا نام بتائیے، تو کہنے لگے نجم الدولہ دبیر الملک مرزا اسد اللہ خان غالب نظام جنگ۔ آپ نے دیکھا مضمون بناتے ہیں، اور یہی تخلیق ہے، یعنی اسی کو آپ کے جو ہے مزاح کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ تخلیقی آپ کے مزاح۔ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، یہ بڑے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ خمیس اتار کر ہنسانا، بے ڈھنگے طریقے سے رقص کر کر ہنسانا، سوخیانہ پن سے آپ کے پھٹکر لفظ کو استعمال کرنا اور چیز ہے، لیکن الفاظ کا ذکر کرنا، آپ دیکھ رہے ہیں ایک موضوع بناتے ہیں کہ ایک جگہ شاعروں کی حکومت قائم ہوئی، اللہ نہ کرے شاعروں کی حکومت قائم ہو، کیونکہ میں 40 سال سے آپ کے جو ہے شعر پڑھتا ہوں، مجھے معلوم، اللہ نہ کرے شاعروں کی حکومت، ایک جگہ شاعروں کی بہرحال حکومت قائم ہوئی۔ شاعروں کی حکومت نے ایک اور فیصلے کے ذریعے سماجی تقریبات میں مشاعرے کو لازمی قرار دیا۔ ہر ضلع اور تعلقے کی سطح پر صدر مشاعرے کے عہدے تشکیل دیے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا جگہ جگہ مشاعرے ہونے لگے، کسی کا چہلم ہوتا تو اس کے ساتھ مشاعرہ بھی ہوتا، کسی بچے کی سالگرہ ہوتی تو مشاعرہ، کسی کا چھلا ہوتا تو مشاعرہ، کسی کی برسی ہوتی تو مشاعرہ، گویا ہر طرف مشاعرہ ہی مشاعرہ ہو گیا، دل دھرنے کو جگہ نہ رہی، زندگی مشاعرہ در مشاعرہ گزرنے لگی۔ عرض کیا ہے توجہ چاہتا ہوں، مقرر ارشاد تو گویا روزمرہ میں شامل ہو گئے، سماج کا ڈھانچہ بدل گیا، شاعروں کو سر-آنکھوں پر بٹھایا جانے لگا۔ آپ نے دیکھا شاعروں کی حکومت۔ اب آتے ہیں، پلٹتے ہیں اسی مضمون میں۔ جب شاعروں کا اقتدار ختم ہوا اور ان کی حکومت ملیا میٹ ہو گئی،
माजी के हुक्मरान शायर अब फिर सड़कों पर आ जाते हैं। जो ठीक से आपके सलाम का जवाब तक नहीं देते थे, वो आज आपको 1 मील दूर से सलाम करते नजर आते। देखिए, यही है तंज, यही है मिजाज। जो आपको सलाम का जवाब तक नहीं देते थे, वो आज आपको 1 मील दूर से सलाम करते नजर आते हैं। किसी को शेर सुनाना चाहते हैं तो वो बेनियाजी से कहता है, मियाँ माफ करो और आगे का रास्ता नापो, अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, शेर सुनाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, मेहनत क्यों नहीं करते? ये है आपके जो है क्या कहते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही डॉक्टर साहब, आवाज आ रही, पूरी क्लियर है। अच्छा, नहीं ठीक आ रही है आपकी जो आवाज, या कम आ रही है? नहीं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कोई कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, तो इस वजह से मैंने पूछ लिया। बहरहाल, आपने देखा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो खाका हो, कि वो आपके क्या कहते हैं कॉलम हो, वो मजमून हो। आप देखिए, इसी को डॉक्टरों से तो लोग बेजार हैं, तो अब ये देखिए आपके जो है डॉक्टर्स क्या के बारे। एक बार का जिक्र है, हम एक डॉक्टर के पास पहुंचे तो वो हद से दस्तूर घोड़े पर सवार थे, क्योंकि आपको मालूम है डॉक्टर जो है मरीजों से बात भी नहीं करते ठीक। वो तो हमारे पास है यहाँ पर कि हम इतने देर तक बात करें मरीज से, दूसरे मुकामात पर तो बस आपकी चलता रहता है मसला। घोड़े पर सवार थे, हमारे जाते ही उन्होंने आओ देखा न ताओ हमारे मुंह में एक थर्मामीटर ठूंस दिया, नब्ज देखी, आंख चीर कर देख डाली, जबड़ों के नीचे गुदूद को टटोलते रहे, गर्दन को झटके दे देकर हिलाया, बाल पकड़कर नोच डाले, मुंह पर तमाचा रसीद किया, फिर गोशमाली करने लगे और हम उनकी सारी हरकतों के जवाब में थर्मामीटर को अपने मुंह में पकड़े निहायत सादतमंदी के साथ उनके सामने बैठे रहे। फिर डॉक्टर साहब के जी में ना जाने क्या आई, उन्होंने अचानक हमारी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और बिजली की सी सूरत के साथ इंजेक्शन की सुरंज हमारे हाथ में धंसा दी। हम दर्द के मारे चीख उठे, हमारे मुंह से थर्मामीटर गिर पड़ा, हम चीखने लगे। इस पर डॉक्टर साहब ने गुस्से से कहा, मियाँ अब चुप रहो, क्या छोटे बच्चे हो जो इंजेक्शन का दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? इस पर हमने डॉक्टर साहब की गिरफ्त से आजाद होने की कोशिश करते हुए कहा, मगर डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए, असल में मैं बीमार नहीं हूं, बल्कि मैं तो अपने मामू के मर्ज की कैफियत बयान करने के लिए आया था। तो मजमून किस तरह से निकाला जाए कि लोग आपके जो है उससे इस्तेफादा करें। तो आप देख रहे हैं कि इसको कहते हैं यही खाकों में भी आपको मिलेगा कि खाकों में जब परवीन शाकिर जो बड़ी उम्दा आपके शायरा थी, जिसके साथ हमने यहाँ पर भी आपके मुशायरे पढ़े हैं उस जमाने में, और उनका एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, तो उसकी याद में जब एक कॉलम लिखने लगे तो मुश्तबा हुसैन ने आपके परवीन शाकिर की याद में एक कॉलम लिखा। उसके जुमले सुनिए। हमने जी में सोचा कि ऐसी धान पान लड़की क्या शेर कह सकेगी। जब इस मखसूस बैठक में उसके कलाम सुनाने की बारी आई तो हमने फरमाइश की वो तरन्नुम से कलाम सुनाए। इस पर वो बोली, माफ कीजिए, मैं तरन्नुम से महरूम हूं। हमें इस जुमले पर सख्त हैरत हुई, क्योंकि हमारी अक्सर शायरा तरन्नुम ही से कलाम नहीं सुनाती, बल्कि अपने कलाम से तरन्नुम सुनाती है, अपने कलाम से तरन्नुम सुनाती है। सच तो यह है, पहली बार हमने एक खातून शायर को तहतुल लफ्ज शेर पढ़ते देखा और सुना। परवीन शाकिर ने अपनी वो मशहूर गजल सुनाई जिसका मतलब है, पाबा गिल सब हैं रिहाई की करे तदबीर कौन, 10 बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन। गजल खत्म हुई तो हमारे शायर दोस्त बशीर बदर ने कहा, मोहतरमा ऐसी मर्दाना गजल कही है कि हमें तो चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। इस पर परवीन ने कहा, ऐसी बात है तो आपको एक जनाना गजल सुनाती हूँ। फिर परवीन ने सचमुच एक जनाना गजल सुनाई और यूं हमारे दोस्त के हाथों में से चूड़ियां उतार ली। इसको कहते हैं खाका, इसको कहते हैं तंज भी है, इसमें मिजा भी है, इसमें अल्फाज की आपकी हुर्मत भी है, इसमें सनाए भी हैं। मैं आप लोगों को बोर करना नहीं चाहता, वरना ये जो
तहरीरी जुमले हैं, इसमें मैं बताऊंगा कि महासिन क्या है। इसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मुश्तबा हुसैन के बारे में जो बहुत से लोगों ने, जो अदीब थे जैसे मुश्ताक अहमद जो ज़रीफ थे, जो उन लोगों के जो कमेंट्स हैं, अगर आप देखें, मुश्ताक अहमद यूसुफी कहते हैं मुश्तबा की तहरीरों में ताजगी है। ताजगी इस वजह से, जो चीज मैं आपको सुना रहा हूं ये रिपीटेशन नहीं है, ये कहीं से आपके उठाया हुआ माल नहीं है। मुश्तबा की तहरीरों में मुश्ताक अहमद यूसुफी कहता है, आज के जो हमारे उनके हम असर हैं, जैसे मुश्ताक अहमद यूसुफी हो या कन्हैया लाल कपूर हो या वहीद अख्तर हो या आपके शमसुर रहमान फारूकी हो या कृष्ण चंद्र हो या इंतजार हुसैन हो या मजहर इमाम हो या शहरियार हो या जमीर जाफरी हो, वो आपके जो है एक लंबी तवील लिस्ट है। मुश्तबा की तहरीरों में ताजगी है, वो कलम बर्दाश्ता लिखते हैं और रिपीटेशन या तकरार नहीं होता। कन्हैया लाल कपूर कहते हैं मुश्तबा की तरकश में कई तरह के तीर हैं और हर तीर निशाने पर बैठता है। तकल्लुफ बरतरफ खूब लिखते हैं, दूसरों की इंतहा आपकी इब्तदा है। ये बहुत सही कह रहे हैं। मैं बाज वक्त तंज और मिजाह पढ़ते रहता हूं, मगर कहते हैं आपके जो है, जैसे कहा कि कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और मुश्तबा का भी अंदाजे बयां और है। वहीद अख्तर जो है आपके एक खूबसूरत जो उसमें नुकात निकालते हैं, जो उन्होंने शुगुफा मुश्तबा हुसैन नंबर में लिखा है, मजमून पढ़िए, उस मजमून बड़ा खूबसूरत है। उसमें कहते हैं जो खुसूसियत उन्हें दूसरों से मुमताज करती है वो उनकी हैदराबादियत है। हैदराबादियत है यानी हैदराबाद का जो अंदाज़ बयान और जो वहां की तहजीब और वहां के जो मसाइल हैं हमारी तहजीब के, उस तहजीब को वो इन तहरीरों में लाते हैं, जिससे और आपके मजा दोबाला हो जाता है। और शमसुर रहमान फारूकी ने इस तरह से इनको आपके दाद दी है कि मासर जरीफाना अदीबों में 2 ही 4 ऐसे हैं जिन्होंने तंज़ो मिज़ाह की अदबी हैसियत को दोबारा मुस्तहकम किया। ऐसे लोगों में मुश्तबा हुसैन का नाम बहुत नुमाया है। मुश्ताक अहमद यूसुफी इस गुरुह के सरदार हैं। मैं ये कहूंगा, सरदारी तो अपनी जगह, ये एक सफ के दोनों सिपाही हैं। मुश्तबा की बात तहरीरें, मैं आशिक हूँ मुश्ताक अहमद यूसुफी का, लेकिन मुश्तबा की बात तहरीर है। मेवे से मेवे को मिलाया नहीं जाता। आप कहेंगे आम बेहतर है या आपके जो है क्या कहते हैं कोई दूसरा मेवा बेहतर है, वो अपनी अपनी चाहत पर है। तो आप देख रहे हैं कि वो शहरियार कहते हैं, उर्दू में ये पहले और आखिरी सुपरमैन है। वो कहते हैं टू मच तक सब जा सकते हैं। मुश्तबा भाई का जुमला था, टू मच तक सब जा सकते हैं, हम तो 3 मच तक जाते हैं और मरते दम तक इस पर कायम रहेंगे। तो अब ये 2 मच और ये 3 मच, ये सिर्फ आपके जो है हम उर्दू के ही ये मच को समझ सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यानी अल्फाज से खेलना, जो अभी मैंने अर्ज किया। ज़मीर जाफरी जो खुद बड़ा मिजाह निगार, तंज निगार, जिन पर मेरा काम है और जिनके साथ मैंने बहुत कुछ आपके जो है जिंदगी गुजारी है, यानी इस तरीके से कि 10 साल हम न्यूयॉर्क में साथ थे, वो हमारे पास आते रहते थे। अजीम शायर 20 साल पहले इंतकाल कर गए। मुश्तबा हुसैन उन लिखने वालों में से हैं जो ख्याल की गिराई और इंशाई बाकपन की आमुजिश से अपना एक अलहदा तशख्खुस ही नहीं बल्कि एक मुस्तकिल दौर पैदा कर चुके हैं। एक बलीग बशाशत और फिक्रमंद शुगुफ्तगी उनके फन की खुसूसी असास है। एक एक लफ्ज ज़मीर जाफरी का मैं कह रहा हूं कि किसी किस्म का आपके मुबालगा नहीं बल्कि सच की गुफ्तगू है। आप देख रहे हैं शमीम हनफी कहते हैं फिक्रेबाजी, लतीफा साजी, जबान के मंत्रों पर जाहिरी सीधी सादी इंसानी सूरत, हाल में मज़हका बेडोल और अजीबुल वज़ ज़ावियों की तलाश से मुश्तबा हुसैन ने बहुत काम लिया है। किन किन की बात करूं? मुग़नी तबस्सुम की बात करूं, अफराद की बात करूं, तो कहने का मतलब यह है कि वो जबान पर जो खादिरुल कलामी थी, जैसे खालिक को मखलूक पर अल्फाज को
कहीं जोड़कर, कहीं तोड़कर, कहीं मोड़कर, कहीं छोड़कर, कहीं उसको दूसरे लफ्जों से मिलाकर ऐसे मानी मुश्तबा हुसैन पैदा करते हैं कि आप कैफ लेते जाएंगे। मसला यह है कि इसको बैठकर पढ़ना चाहिए। हमारे पास रीडरशिप नहीं हो रही है, ये तल्ख जुमले में कहता हूं। इस वजह से मैं ये भी कहता हूं कि मुशायरे में आप शायर को सुनते हैं, समझते नहीं पूरी तरीके से, क्योंकि अभी आप लुत्फ अंदोज होते हैं पहले शेर से, दूसरा शेर वारिद हो जाता है। जहन की कैपेसिटी ये नहीं रहती कि कंटिन्यूअस करता चला जाए। तो शायर को जब आप बैठ के अपने किताब खाने में, अपने घर में उस किताब को लेकर अपना जो है उसको हम सफर और अपना क्या कहते हैं कि दोस्त बनाकर उसके इंदिए के साथ चलने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको उस शायर की अजमत मालूम होगी। उसी तरीके से जरूरत इस चीज की है कि मुश्तबा हुसैन की निगारिशात का पूरी तरीके से मुताला किया जाए। 20-22 किताबें आ चुकी। किताबों की आप देखेंगे कि अगर वहां पर आपको क्या कहते हैं, अगर खाकों में आप देखते हैं 200 से ज्यादा खाके लिखे हैं। सो है वो भी आदमी 87 में शाया हुआ है, आदमी नामा 1981 में शाया हुआ है, चेहरा दर चेहरा 1993 में शाया हुआ है, और हुए हम दोस्त जिसके 1999 में शाया हुआ है, और कई हैं। मजामीन के आप देखिए, मजामीन मजमूए तकल्लुफ बरतरफ, बहरहाल, खिस्से मुख्तसर, क़ते कलाम, किन किन के नाम गिनाओ। मसला यह है कि इन्हें वो बखूबी हुनर आता है कि किस तरीके से किस चीज को बयान किया जाए। पूरी दुनिया में मशहूर है कि बन्ने भाई सज्जाद ज़हीर की मुस्कुराहट मशहूर थी। गुस्से के आलम में भी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। कभी आपके जो है तल्ख से तल्ख भी बात करते लोग तो सज्जाद ज़हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती, ये मशहूर है। मुश्तबा हुसैन लिखते हैं, बन्ने भाई की मुस्कुराहट के वसीले से हम उनकी शख्सियत में झांकते हैं। सुनिए, लफ्ज लफ्ज सुनिए इस बड़े, इसको कहते हैं खाका। मुस्कुराहट शख्सियत की अलामत बनी है, फनकार की जमालियात जिसने इस मुस्कुराहट को मानी खेस इमेज दिया है। अगर उनके पास दिलों में उतर जाने वाली मुस्कुराहट ना होती तो शायद बन्ने भाई इतनी बड़ी तहरीक ना चलाते। जब जब बन्ने भाई मुस्कुरा देते हैं तो उनकी तकरीर में बड़ी जान पैदा होती है। इस दिन पहली बार एहसास हुआ कि बाज मुस्कुराहटें अपने अंदर तहरीर और तकरीर से ज्यादा इजहार की सलाहियतें रखती। बन्ने भाई की मुस्कुराहट की खूबी यह थी कि उनके बेशुमार पहलू और बेशुमार रंग थे। ऐसा तनव्वु था कि हर बार उनकी मुस्कुराहट पिछली मुस्कुराहटों से अलग मालूम होती थी। कभी यह मुस्कुराहट मासूमियत का लिबास पहन लेती, कभी यह सरासर शफकत बन जाती, कभी मोहब्बत, कभी अज़्म, कभी हौसला, कभी नरमी, कभी शाइस्तगी, कभी अकीदा, कभी तंज, कभी तो यह मुस्कुराहट सरासर दर्द और कर्ब का रूप धार दिखाने लगती। यह है मजमून मुस्कुराहट। अब उसको मोड़ते हैं। जब इंतकाल हुआ और उनकी लाश लाई गई रूस से और जामे मिलिया में दफन की गई, उस वक्त ये दिल्ली में थे। मुश्तबा हुसैन लिखते हैं, जब उनकी नाश के करीब पहुंचा तो देखा फूलों के ढेर में उनके होंठों तब भी मुस्कुरा रहे हैं, उनके होंठ तब भी मुस्कुरा रहे हैं। मौत ने बन्ने भाई का सब कुछ छीन लिया, लेकिन उनकी मुस्कुराहट मौत की जस्त से परे रही। ये बड़ी अजीब और गरीब मुस्कुराहट थी, बड़ी अटल, अटूट, मुस्तहकम अज़्म वाली और रासिखुल अकीदा मुस्कुराहट। जैसे ये मुस्कुराहट बन्ने भाई की सारी जिंदगी का निचोड़ थी, उनका अकीदा और उनका नजरिया थी। मैं इस हैरान कुन मुस्कुराहट को यूं दुखता रहा जैसे इस मुस्कुराहट को हर्फ हर्फ पढ़ना चाहता हूं। ये मुस्कुराहट है आखिर क्या? आपने देखा, दर्द के मसले को भी बयान करते हैं तो किस खूबी से बयान करते हैं। यह है खाका। लोगों ने 1000 बार आपकी मुस्कुराहट पर बात की है। खूब फिराक गोरखपुरी पर हमने, फिराक गोरखपुरी भी जब गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं बन्ने भाई की मुस्कुराहट ऐसी रहती थी कि आदमी गुस्सा भी करता तो खामोश हो जाता।
تو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجتبیٰ حسین کا ہنر یہ ہے کہ وہ مزاح کا اور طنز کا مضمون ہو یا وہ طنز و مزاح کا خاکہ ہو یا وہ سفر نامہ ہو، کس طریقے سے یہ وسعت دیتے۔ تخلیق کے معنی تخلیق کے نہیں ہیں، وہی تخلیق کار معروف ہوتا ہے اور زندہ ہوتا ہے جس کے پاس نیا مٹیریل ہوتا ہے، نئے راستے ہوتے ہیں، نئے خیابون ہوتے ہیں، نئی کیاریاں ہوتی ہیں، نئی گلکاری ہوتی ہے، نئی سچ اور دھج ہوتی ہے، جس کو زمانہ قبول کرے یا نہ کرے وہ اپنی طریقے سے اس کی پرچار اور اس کی نشاط اور اس کی نمو کرتا رہتا ہے۔ یہ کمال ہے آپ، یہ کمال آپ کو ملے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جملوں کی بذاکت دیکھیے، فسادات ہوتے ہیں ہندوستان میں، لیکن ایک مزاح نگار جس میں طنز بھرا ہے کیا کہتا ہے فسادات کے بارے میں؟ ہر سال فسادات کے بیج بو کر انسانی سروں کی فصلیں کاٹی جاتی ہیں۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، طنز اس کو کہتے ہیں۔ یہاں کے فسادات اتنے خالص ہوتے ہیں کہ ان میں کہیں انسانیت کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے فسادات اتنے خالص ہوتے ہیں کہ اس میں کہیں انسانیت کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اہل ہند کسی مقصد کے بغیر زندگی گزارنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، لہٰذا نہ تو وہ اپنی زندگی میں کوئی مقصد تلاش کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کے مقصد کے بارے میں استفسار کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اور ایک جملہ سنیے، لیتے جائیے، انہی فسادات کی وجہ سے ہم تو درویش بن گئے ہیں، یہاں آنے سے پہلے ہم ہندو اور مسلمان تھے۔ یہ ہے آپ کے طنز کے جملے۔ فساد کے لیے ایک ہندو اور ایک مسلمان کا ہونا ضروری ہے، ان دونوں کے اتحاد کے بغیر فساد کا ہونا ناممکن ہے۔ میں اکثر نیند میں چونک کر اٹھ بیٹھتا ہوں اور چیخنے لگتا ہوں، مجھے لیڈر سے ایک بار ملنے تو دو۔ شکیل الرحمان صاحب نے پہلی کتاب لکھی ہے جمالیات طنز پر مجتبیٰ حسین کے بارے میں، خوبصورت کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس سے یہ اقتباسات میں آپ کو پیش کر رہا تھا۔ کام ہونا چاہیے نا آپ کے، جو کام اس وجہ سے ہونا چاہیے، پیدا ہونا تو سب کو آتا ہے لیکن مناسب وقت پر مرنا ایک فن ہے، اور اس فن میں کمال حاصل کرنے کے لیے آدمی کو برسوں زندہ رہنا پڑتا ہے، کیونکہ اہل علم کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ میں حیدرآباد یونیورسٹی کے اسکالرز سے، اساتذہ سے، دانش آموزوں سے، اسٹوڈنٹ سے، اور وہ لوگ جو جڑے ہوئے ہیں مجتبیٰ حسین صاحب سے، تو میں، اور مجھے معلوم ہے مطالعے کی ہمارے پاس آپ کے فرصت نہیں ہے، تو میں یہ مواقع فراہم کر رہا ہوں تاکہ آپ جانیں۔ یہ سنیے، جس گھر میں زیادہ مہمان آتے ہیں اس گھر میں کبھی کوئی چور نہیں آتا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں؟ جس گھر میں مہمان زیادہ آتے ہیں، مکرم بھائی، جس گھر میں مہمان زیادہ آتے ہیں اس گھر میں کوئی چور نہیں آتا، کیونکہ چور کو معلوم رہتا ہے کہ جس گھر میں مہمان آتے ہوں وہاں چور کے لیے باقی ہی کیا رہ جاتا ہے۔ تو اب یہ انداز جو ہے آپ کے دیکھ رہے ہیں، آپ کے جو اس دنیا میں دو ہی چیزیں ایسی ہیں جو بن بلائے آ جاتی ہیں، ایک مہمان اور دوسرا موت۔ موت تو خیر پھر بھی بعض اوقات انسان کو اپنے آنے کا اشارہ دے کر انسان کو وصیت نامہ لکھوانے کا موقع عطا کر دیتی ہے، لیکن مہمان ایسے کسی تکلف میں پڑنا نہیں چاہتا، یعنی موت سے بھی بن بلائے جو ہے آپ کے مہمان آپ کے گھر پر وارد ہو سکتا ہے۔ تو مہمان کے بارے میں یہ کہنا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے۔ اب میں ایک اپنی آپ کی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ ایک بڑے مزے کی چیز ہے، کیونکہ یہاں پر مجھے معلوم ہے، میں کچھ دیر پہلے ہماری ان کی صاحبزادی آپ کے جو ہے راشدہ سے بات کر رہا تھا، تو میں ایک جاپان چلو سے ایک خط جو ان کی ممی کو، یعنی ہمارے کیا کہتے ہیں کہ مجتبیٰ صاحب نے اپنی بیگم کو لکھا، وہ خط سنیے آپ۔ یہ ہے ایک خط، ایک شوہر اپنی ایک بیگم کو لکھ رہا ہے اور وہ آیا ہوا ہے جاپان۔ تو وہ خط یہ، وہ ہمیں ٹوکیو میں دوسرے دن ملی اور ہم نے اس روز
अपनी बीवी को यह खत लिखा, वो हमें आज मिली है, देखने में कुछ खास नहीं मगर फिर भी अच्छी है। अब हमें इसी की रिफाकत में टोक्यो के शब व रोज गुजारने हैं, इसी के साए में रहना है। ये बेगम को लिख दिया। अब सुनिए, 8 दिन बाद हम अपने होटल में गहरी नींद में लुत्फअंदोज हो रहे थे कि फोन की घंटी बजी। नींद से जागकर फोन का रिसीवर उठाया तो पता चला कि हिंदुस्तान से फोन आया है। दूसरी तरफ से हमारी बेगम की आवाज आई तो हमने बेसाख्ता पूछा, हेलो कैसी हो, खैरियत से तो हो ना? हमारी बीवी ने कहा, खैरियत जाए भाड़ में, पहले ये बताओ इस वक्त कमरे में अकेले हो या वो भी तुम्हारे साथ है? हमने आंखें मलते हुए पूछा, वो कौन? मैं तो कमरे में अकेले रहता हूँ, कैसी बातें करती हो? मेरी गरीबुल वतनी का तो लिहाज करो, फिर ऐसी बातें करने के लिए कई समंदर पार से फोन मिलाने की जरूरत क्या है? बोली, ये तुम्हारी आवाज में इतना खुमार क्यों है, एक अजीब सी मस्ती क्यों है? हमने कहा, रात का 1:30 बजा है, तुम्हारे फोन की घंटी पर जागे हैं, गहरी नींद में क्या इतना खुमार और इतनी मस्ती भी नहीं आएगी? बोली, बिल्कुल गलत, इस वक्त तो रात के सिर्फ 10 बजे हैं। हमने बात को काट कर कहा, ठीक है, हिंदुस्तान में 10 बजे होंगे मगर यहाँ तो रात का 1:30 बजा है। बोली, मुझे मालूम है अब तुम्हारा वक्त और मेरा वक्त कभी नहीं मिलेगा, मुझे पहले ही शुबा था। तुम्हारे लहजे की सरशारी बता रही है कि वो चंडाल अब तुम्हारे कमरे ही में बसी है। हमने कहा, गुस्से से कहा, ये क्या मजाक है, तुम किस चंडाल का जिक्र कर रही हो? जापान में कोई चंडाल वंडाल नहीं रहती। बोली, अब तो तुम उधर ही के गुण गाओगे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे जापान जाने की मुखालिफ थी। सच बताओ, वो कौन है जिसके बारे में तुमने खुद अपने खत में लिखा? वो तुम्हें टोक्यो में दूसरे दिन ही मिल गई, देखने में कुछ खास नहीं फिर भी बहुत अच्छी है, और ये कि अब तुम्हें इसी की रिफाकत में टोक्यो के शबो रोज गुजारने हैं। हमने जोर से क़हक़हा लगा कर कहा, तुम सचमुच बड़ी भोली हो। टोक्यो में हमें दूसरे दिन जो मिली वो कोई हसीना नहीं बल्कि यूनेस्को की छतरी है। रो में हम शायद छतरी लिखना भूल गए और तुमने इसका रिश्ता औरत से जोड़ दिया। पूछा, अच्छा ये छतरी है? हमने कहा, और क्या? पूछा, अच्छा ये छतरी शादीशुदा है या गैर शादीशुदा? हमने कहा, भला छतरियों की भी कहीं शादी होती है? बोली, उसका मतलब ये है शादीशुदा नहीं है। ये बताओ उम्र क्या है? हमने कहा, बड़ी पुरानी छतरी है, इससे पहले भी कई लोग इसे इस्तेमाल कर चुके हैं। बोली, आए है, कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करो, अब तुम्हें कौन सी गैर मुस्तमला चीज मिलेगी? मर्द की जात ही ऐसी होती है, रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता। फिर अपने लहजे में गमगीनी और रिक्कत तायरी करते हुए बोली, खुदा के लिए रास्ता पर आ जाओ, तुम्हारी औलाद अब शादी के काबिल हो रही है और तुम्हें अब भी नई नई छतरियों की तलाश है। हमने कहा, तुम्हारा इल्जाम बिल्कुल गलत है, यहाँ कोई ऐसा सिलसिला नहीं। मैंने अपने खत में जिसका जिक्र किया वो सचमुच छतरी है। कहो तो तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ जिसे मैंने हमेशा अजीज रखा है। बोली, अच्छा मेरे सर की इज्जत करते हो, तभी तो मेरे सर पर एक नई छतरी ला रहे हो। तो आपने देखा, तो मैं ये बताना कोशिश कर रहा हूं, ये सफरनामा है, जापान चलो जापान चलो। उसमें एक शौहर एक आपके जो है बेगम को खत लिखता है और उसमें लफ्ज लफ्ज से तख्लीक टपकती है, लफ्ज लफ्ज से मिजाह और उसमें तंज और हमारे मुआशरे के मसाइल को रखते हैं। तो जरूरत इस चीज की है मुकर्रम भाई, कि जरूरत इस चीज की है कि हमारे इन अजीम फनकारों पर गुफ्तगू की जाए, उनको पढ़ा जाए, स्कॉलर्स इसमें नुकात निकालें, इस चीजों को, आपके इस खुशबू को तमाम चीजों में फैलाया जाए। मैं कितनी चीजें आपके गुफ्तगू करूं। देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी के तो छोटे छोटे जुमले तक आ गए बाहर, पतरस बुखारी के होने दीजिए या शौकत थानवी के होने दीजिए या कन्हैया लाल आपके कपूर के होने दीजिए या जमाल पाशा और यूसुफ नाजिम तक। मगर जरूरत इस चीज की है कि इस वक्त मुश्तबा हुसैन साहब का जो कुछ भी कलाम है और जो कुछ भी उनके जुमले हैं, मालफूजात वगैरह में, एक मरतबा जब अमजद इस्लाम अमजद आए हुए थे, आपके जो है सियासत की वो थी
क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस मुझे भी बुलाया गया था, तो हम तीनों साथ थे एक जगह, तो कहने लगे यार ये तुम्हारे नाम के साथ अमजद इस्लाम, अमजद ये डबल क्यों है? फिर खुद कहने लगे हाँ तो तुम ये कह रहे हो कि मैं इस्लाम की तौरत तरफ से हिफाजत कर रहा हूँ अमजद इस्लाम। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हर दकीका हर मिनट जो है एक खूबसूरत चीज इस शख्स के दहन से आपके फूल की तरह से खुशबू की तरह से फैलती है। तो बहरहाल मेरे पास इस वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं, और लेकिन मैं आपके क्योंकि अब मुश्तबा हुसैन की तख्लीक पर बातचीत कर चुका हूं, तो मैं समझता हूं कि मैं थका हुआ नहीं हूं। अगर कुछ सवालात वगैरह हैं, मैंने तो सिर्फ आपके जैसे कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह से मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी आपकी गुफ्तगू कर दी कि एक कालम सुना दूं और कुछ मजमून और कुछ आपके जो है बहुत सी चीजें हैं सुनाने के लिए, लेकिन वक्त नहीं है। अल्लाह उनके जो है दर्जात आली करे। ये जुमले में कहना चाहता हूं कि मुश्तबा हुसैन की जमालियात में एक ताजगी और एक अनोखापन गजब का है, और इंशाअल्लाह आप समझ रहे हैं कि हम लोगों को चाहिए कि फिर मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं मुकर्रम साहब, ये यूनिवर्सिटीज का काम है, ये स्कॉलर्स का काम है, ये उर्दू दानों का काम है, ये उर्दू के सुखनवरों, सुखन शनासों, सुखन पर्दासों और सुखन नवाजों का काम है कि इसकी बाग को अपने हाथ में थामे रखें। वरना अगर इसकी बाग आप लोगों के हाथ में नहीं रहेगी, अंजुमनों के अगर हम असीर हो जाएंगे, तो ये 100 साल पहले हमने उर्दू तरक्की बोर्ड बनाया है, अब उर्दू तहफ्फुज बोर्ड की जरूरत हो रही है। अल्लाह न जाने आपके आइंदा। मैं मायूस नहीं हूं, लेकिन इस चीज की है कि जब रेस तेज हो रही है, दुनिया की जबानें बोली बन रही हैं, तो हमको जो है पूरी तरीके से हमारे ये जो हीरोज हैं उनको पढ़कर और दुनिया को पूरी तरीके से आपके जो है उससे आशना और मुतारिफ करने की जरूरत है। तो थोड़ा सा मैंने आपके जो है एक क्या कहते हैं खुश जैसे अत्र लगाया जाता है ईद के दिन आपके जो है आपके हाथ पर, मैंने एक थोड़ा सा अत्र आपके हाथ पर लगा दिया है। अब शीशी आपके हाथ में है, आप जैसा चाहें आपके दुनिया को अतरंगेज और आपके जो है खुशबू से लैस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।